नमस्कार श्रोताओं। अनंत भी एक अजीब ही शब्द है। छोटा तो है, पर अपनी गहराई को कभी प्रशंसा के लायक नहीं बनने देता। हमारा ये पॉडकास्ट इस अनंत की कुछ तत्वों को नापना और परखना चाहता है। यह पॉडकास्ट सब लोगों को हिंदी भाषा के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह जानकारी छात्रों, अनुभवी व्यक्तियों या अध्यापकों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आज का यह प्रथम पॉडकास्ट महान साहित्यकार प्रेमचंद जी की स्मृति में आप सबको समर्पित है। और हमारे पॉडकास्ट के उद्घाटन के लिए हम हमारे विद्यालय के एक प्रमुख छात्र को आमंत्रित करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट की अवधारणा और विकास के लिए युवा भारती संगति, आदित्य सराफ हमारे प्रोत्साहक, और श्री देवेंद्र कुमार मिश्र जिन्होंने हमें जगह जगह पर सहायता प्रदान की ताकि हम इस पॉडकास्ट को अपने परिणति तक पहुंचा सके और आप सबको यह पेश कर सके। इसलिए इन सबको तहे दिल से धन्यवाद। आज के हमारे प्रथम संचालनकर्ता श्रेयस टांट्या है, जो दून स्कूल में आईजीसीएसई बोर्ड के 9वीं कक्षा के एक छात्र हैं। उन्हें बास्केटबॉल में रुचि है और इसके अलावा उन्हें साहित्य, विज्ञान और पौराणिक कथाएं सुनने का शौक है। हमारे द्वितीय संचालनकर्ता दिव्यांश सुराना है, जो भी द डून स्कूल में आईजीसीएसई बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्हें वाद विवाद और भाषण कला का शौक है। वह श्री मुंशी प्रेमचंद जी के प्रशंसक हैं और आज उनकी एक प्रसिद्ध कहानी को आपके सामने पेश करने वाले हैं। अंत में हमारे तृतीय संचालनकर्ता कृतिन गोयल हैं, जो द डून स्कूल में आईजीसीएसई बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्र हैं। वे एक विचारक हैं और विविध मुद्दों पर अपनी राय रखना उन्हें पसंद है। वह आज के पॉडकास्ट में अपनी वाणी और विचारों से आपको कई अहम बातों के महत्व का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं, सब भगवान के बने हुए हैं। ऐसे और न जाने इस जैसे कितने कथन हम सदियों से बोलते और सुनते आ रहे हैं। पर क्या सच में हम इन सब विचारधाराओं को मानते हैं, या सिर्फ खुद को सभ्य दिखाने के लिए इन खाली शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या एक और बार फिर हमारी कहनी और करनी में फर्क है? भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिल गई थी, लेकिन क्या हम भारतवासी सच में आजाद हो पाए? स्वतंत्रता उन सभी रूढ़िवादी विचारधाराओं से जो न जाने कब से चली आ रही हैं। धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छुआछूत और ऐसे कितनी समस्याएं हमारे देश के समाज के लोगों को बांट चुकी हैं और आज तक बांटती आ रही हैं। और शायद इसी वजह से अंग्रेज हम पर इतने साल शासन कर पाए, हमें हमारे देश को लूट पाए, क्योंकि हम भूल गए कि एकता में ही ताकत है। जाति व्यवस्था समाज का एक गंभीर समस्या है। इससे समाज में असमानता, एकाधिकार, वैमनस्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं। जाति व्यवस्था के सबसे बड़ी कमी छुआछूत की भावना है। यह संकीर्णता की भावना को फैलाता है और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बाधित करता है। जाति के नाम पर निम्न वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार के यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना मुश्किल लगता है। उन्हें समय साधनाओं के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निम्न वर्ग के लोग द्वारा छुआ हुआ पानी पीना, उनके द्वारा बनाया गया खाना खाना, रास्ते में दूसरों से मिलना आदि बुरा माना जाता है। किसी ने खूब कहा है, उन लोग को फिर से शिक्षित होना चाहिए जो शिक्षित होने के पश्चात भी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। पुराने समय में भेदभाव कुछ ज्यादा ही था, किंतु अभी भी यह जारी है। अब यदि हम गरीब और अमीर में अंतर करना छोड़कर गरीबों की सहायता करेंगे तो हमारे हाथों द्वारा हद से अधिक पुण्य का कार्य ही तो हो जाएगा। धन्यवाद संचालनकर्ता। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं केशव तिवारी, जो द डून स्कूल के आईबी बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्र हैं। वे एक उच्च कोटि के वक्ता हैं और किसी भी विषय पर अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते। विद्यालय में वह कश्मीर आवास के हाउस कप्तान हैं और वे विद्यालय के पेस्टोरल परिषद के सचिव हैं। वह विद्यालय में कई प्रकाशन पुस्तकों के संपादक हैं, जिसमें से वह द डून स्कूल हिंदी वीकली और युवा अर्पण के मुख्य संपादक हैं। अंत में एक उच्च कोटि साहित्य प्रेमी, पाठक
अच्छी व्यक्तित्व और हॉकी के प्रेमी होने के साथ ही मैं आज उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ ताकि वह आए और हम सबको उनके जवाबों के साथ प्रबुद्ध करें। धन्यवाद अर्जुन, आपके करुणा से भरे शब्दों का मैं बहुत बड़ा मेहरबान हूँ। तो केशव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कहानी सम्राट प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताएं। जी जरूर। मेरे हिसाब से आप तीनों ने आप चारों ने जिन गुणों के साथ आपने प्रेमचंद जी की कहानी का विश्लेषण किया, मुझे लगता नहीं मैं उसके पास पहुंच पाऊंगा या उसके हल्का सा भी भीतर पहुंच पाऊंगा। पर मेरे हिसाब से प्रेमचंद जी के बारे में अगर कुछ कहना हो तो वो ये होगा कि उनकी कहानियां हमेशा समाज की कहानियों से जुड़ी हुई रहती थी और वो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उनकी कहानियां उन्होंने कुछ ऐसे लिखी कि उनकी कहानियां भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, समय की सीमाओं से बंधी हुई नहीं थी और अपने पाठकों में हमेशा एक ऐसा पाठक ढूंढ लेती थी जिसके लिए वो प्रासंगिक हो। तो ऐसे में सबसे बड़ा गुण जो प्रेमचंद जी का था वो ये था कि उनकी कहानियां उनके पाठकों की कहानियों से थी। जी। भारत संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक अधिकार देता है। फिर भी दलित, अछूत आदि मूलभूत अधिकारों से वंचित क्यों है केशव जी? जी, तो धन्यवाद दिव्यांश। मेरे हिसाब से बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। परंतु इसमें एक और परिप्रेक्ष्य भी जोड़ा जा सकता है। आप लैंगिक परिप्रेक्ष्य की भी बात कर सकते हैं कि कैसे आज समाज में, आज हमारे संविधान में सेक्शन 377 हटा दिया गया है, पर तब भी लोगों के लिंग पर प्रश्न उठाए जाते हैं जब उस संरचना की बात होती है। पर कहीं ना कहीं हमारा ये समझना जरूरी है कि सोच और अधिकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। समाज की सोच कैसी होती है, समाज किस प्रकार से लोगों को देखता है, अल्पसंख्यक लोगों को देखता है और कैसे उनके साथ बर्ताव करता है, वो ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि अधिकार होने और अधिकारों का सम्मान होने में बहुत बड़ा अंतर है। और जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलती, जब तक विचारधारा नहीं बदलती समाज की, देश की, दुनिया की, तब तक जो है हम लैंगिक पक्षपात हो जाए या फिर जाति पर बसा पक्षपात हो या किसी भी प्रकार का पक्षपात हो या छुआछूत हो, तो हम कभी भी उसको समाज से दूर नहीं कर पाएंगे। ऐसी कुप्रथाओं को हम समाज से कभी दूर नहीं कर पाएंगे जब तक सामाजिक विचारधारा न बदले। क्योंकि संविधान में अधिकार बदल सकते हैं, पर विचारधारा के बदलने से समाज में कुछ भी, किसी भी तरीके का अंतर आता है। धन्यवाद केशव। ठाकुर का कुआं एक ऐसी कहानी है जो समाज में खोखलेपन को दर्शाती है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि यह कहानी आजादी पूर्व लिखी गई थी। आपको क्या लगता है कि अब इसमें कुछ बदलाव आ गया है? बदलाव तो आया है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद से, और स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उससे ही इसकी शुरुआत हुई है। मैं इस बात का बहुत बड़ा इस बात को मानता हूं कि किसी भी चीज की प्रक्रिया उसके परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में स्वतंत्रता अपने आप में एक परिणाम था, पर स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो प्रक्रिया थी। तो उस प्रक्रिया की वजह से समाज के अंदर का वो खोखलापन भरना शुरू हुआ है। भारत ने अपनी पहचान को अपनाया है। अब अगर हम हाल ही में देखें तो कल ही हम जो है एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, और जो गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका पहला जो कार्य था, उन्होंने वो गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी के नाम किया। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझना शुरू कर दिया है कि हमारी स्वयं की जो पहचान है वो कई जगहों पर देश की पहचान से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे हिसाब से वो जो भावना है वो स्वतंत्रता की प्रक्रिया के कारण, उस प्रक्रिया की कहानियां जो हम सुनते आ रहे हैं उनके कारण, और ऐसे में सम्राट प्रेमचंद जी जैसे श्रेष्ठ लेखकों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो मेरे हिसाब से
जब ऐसी प्रणालियां आने लगती हैं, जब ऐसी सोच आने लगती है, ऐसी भावनाएं आने लगती हैं, तब समाज का खोखलापन बंद होना शुरू हो जाता है। और मेरे हिसाब से हम ऐसी प्रक्रिया का एक हिस्सा बन चुके हैं कि बदलाव तो जरूर है। धन्यवाद केशव। तो आने वाले 15 वर्षों में आप भारतवर्ष के किन किन क्षेत्रों में बदलाव देखना चाहते हैं? आपके लिए सपनों में भारत की अवधारणा क्या है? जी, भारत एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व में, मतलब स्वतंत्रता की बात करता हूँ तो अपने अस्तित्व से, अपने स्वयं द्वारा परिभाषित रूप से एक ऐसा देश है जो हर प्रकार की धारणाओं को, जो हर प्रकार की भावनाओं को, हर प्रकार जातियों को, धर्मों को, हर प्रकार की संस्कृतियों को अपनाता है। और उसमें कुछ हमने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पा लिया है कि हम धारणाओं को, धर्मों को, संस्कृतियों को तो अपनाने लग गए हैं, परंतु पहचान को नहीं अपना पाते। आने वाले 15 वर्षों में मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जो भारत सहिष्णु हो, एक ऐसा भारत जो समाज को समझे, स्वयं को समझे, देश की पहचान को समझे, और देश की पहचान को अपने जो समूह है, अपने जो निजी समूह है, जो देश को बनाते हैं, उनको देश की पहचान के ऊपर ना रखें वो। और देश के बारे में जब हम सोचते हैं, हम जब देश की नजरों से, देश के लेंस से अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप एक ऐसे समाज का हिस्सा बन जाएंगे अगले 15 वर्षों में, जो पहचान को, अलग अलग प्रकार की पहचान को बिना उन पर प्रश्न उठाए अपना सके। और मेरे हिसाब से पहचान, लोगों की, दूसरों की पहचान को अपनाने वाला देश, एक ऐसा सहिष्णु देश, एक ऐसा देश जो हर छोटी चीज पर एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाता पर सहारा देता है, एक ऐसा देश एक ऐसे देश की मैं कल्पना करता हूँ अगले 15 वर्ष में। धन्यवाद केशव जी। अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कृपया अपने द्वारा पढ़ी गई हिंदी या अन्य भाषा की किसी किताब के बारे में बताएं केशव जी, जिसमें जाति प्रिय या छुआछूत का उल्लेख बखूबी किया गया हो। जी जरूर। वैसे तो मैं हिंदी किताबों का प्रमुख रूप से पाठक हूँ, पर आपके इस प्रश्न ने मुझे एक अंग्रेजी का विकल्प चुनने को मजबूर कर दिया। मेरी मनपसंद जो किताब है वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग, और उसके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल। और उन्होंने वो किताब जो विक्टर फ्रैंकल है, वो एक मनोवैज्ञानिक है, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हॉलोकॉस्ट के समय पर एक कंसंट्रेशन कैंप में समय बिताया था, और वहां पर यहूदी नरसंहार को होते हुए बहुत करीब रूप से, बहुत भीतर पे रह के देखा है। आपके इन उत्तरों के लिए केशव जी धन्यवाद। इन्होंने सचमुच हमें कुछ ना कुछ तो सिखा ही दिया। इससे पहले कि मैं इस पॉडकास्ट की अंत की घोषणा करूं, कुछ लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना मेरा कर्तव्य बनता है। सबसे पहले मैं हमारे विद्यालय के हेडमास्टर डॉक्टर जगप्रीत सिंह को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने के लिए अनुमति प्रदान की। मैं DHM, DHP, DHA और MMR सर को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। अंत में मैं हमारे हिंदी विभाग को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस पॉडकास्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। और अब मैं आप सबको अगले पॉडकास्ट के लिए आमंत्रण देना चाहूंगा, और इसी के साथ धन्यवाद।